हेलो एवरीवन। आज हम इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस की यूनिट सेकंड को थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं इन शॉर्ट में। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एक्सपेंडिचर चेंजिंग पॉलिसी आपसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर चेंजिंग पॉलिसी और एक एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी से। जब हम एक्सपेंडिचर चेंजिंग पॉलिसी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल की, जिसमें हम ISLM व BP मॉडल भी बोलते हैं जिसमें हम ISLM कर्व लेते हैं और BP का मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट लाइन भी लेते हैं। तो इसमें हम मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की एक्सचेंज रेट होती है, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और एक फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट। जब हम फिक्स एक्सचेंज रेट की बात करते हैं इट मीन्स कि वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी है जो है इनफेक्टिव है, मतलब एलएम कर्व में शिफ्टिंग करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपका BOP जो घाटे में था घाटे में रहने वाला है। लेकिन अगर आप फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होगी इट मीन्स IS कर्व में जैसे आप शिफ्ट करोगे तो आपको इससे BOP में इम्प्रूवमेंट होने वाली है। तो लेकिन जब हम फ्लैक्सिबल, फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है कि एक्सचेंज रेट वहीं पर फिक्स है, उससे ना उसे आप बढ़ा सकते हो ना कम कर सकते हो। लेकिन फ्लेक्सिबल क्या, एक्सचेंज बदल सकती है, जहाँ पर डिमांड सप्लाई का एक दूसरे कट करते हैं वहीं पर एक्सचेंज रेट डिसाइड होगी। तो वहाँ पर क्या होता है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा इफेक्ट रहती है वहाँ पर। इट मीन्स अगर आप LM कर्व में मूवमेंट करते हो तो उससे आपका BOP इक्विलिब्रियम में रहता है। अगर आप IS कर्व में मूवमेंट करते हो उससे आपके BOP पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी आपकी इनइफेक्टिव रहती है। ये आपकी फिक्स एक्सचेंज रेट वाला है जहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी आपकी क्या होती है, इनइफेक्टिव होती है। तो यहाँ पर क्या कहा मैंने, LM कर्व में अगर आप शिफ्टिंग करते तो LM से LM1 पे आई तो आपके BOP में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, तो आपका BOP जो घाटे में था वो घाटे पे ही रहता है। ये हमारा वाला पॉइंट डायग्राम है वो। IS कर्व में यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो हम LM की बात करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर ये एक्सचेंज रेट है जो हमारी R1 पर ही फिक्स है, ये ऊपर नीचे नहीं जा सकते। यदि ऊपर नीचे जाते तो हमें ऑटोमेटिकली उसी पॉइंट पर आना होता है। इसलिए यहाँ पर LM क्या है, LM का में शिफ्टिंग के बाद भी BOP में कोई इंप्रूवमेंट नहीं, इसलिए यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव है। और ये सेकंड वन है जहाँ पर आपकी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इफेक्टिव होती है। और जहाँ पर हम फिक्स एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है किया हमने, IS कर्व में शिफ्टिंग की है और फिक्स एक्सचेंज रेट की बात की है। तो यहाँ पर क्या आपके BOP में इम्प्रूवमेंट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। जब हम एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं डीवैल्यूएशन की। तो सबसे पहले ये वर्ड समझना जरूरी कि डीवैल्यूएशन होता क्या है। तो डीवैल्यूएशन क्या होता है, देखो डीवैल्यूएशन और एक होता है डेप्रिसिएशन। तो ये दोनों वर्ड्स क्या है, तो डीवैल्यूएशन मेनली किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी टू रिड्यूस अ करेंसी वैल्यू, इस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है कि आपकी करेंसी की वैल्यू रिड्यूस हो जाए। तो डिवैल्यूएशन क्या है, इज द डाउनवर्ड द कंट्रीज वैल्यू ऑफ मनी रिलेटिव टू अ फॉरेन करेंसी और स्टैंडर्ड, मतलब अपने देश की करेंसी की वैल्यू को दूसरे देश की करेंसी की तुलना में डाउनवर्ड मतलब कम करना, ये क्या है, डिवैल्यूएशन है। तो ये देखिए $1 इज इक्वल टू 68 था, $1 के बदले हम 68 पे करते थे। लेकिन आफ्टर डिवैल्यूएशन क्या हुआ कि मैंने अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया। $1 तो सेम ही है, लेकिन अब मैं 68 की बजाय 72 सामने वाले को दे रही हूँ। तो ये क्या है, हमारी इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीवैल्यूएशन कहते हैं। अब डीवैल्यूएशन का इकोनॉमी पे इफेक्ट क्या रहता है, तो जैसे ही आप डीवैल्यूएशन करते हो तो इसका दोनों साइड इफेक्ट जाता है, आपके एक्सपोर्ट्स पे भी इम्पोर्ट्स पे भी। एक्सपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट जाता है कि आपके एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट वाली गुड्स सस्ती हो जाती है। देखो ये क्या है कि देखो डॉलर डॉलर क्या है, जो USA वाले हैं उनको अब क्या है, पहले $1 के बदले में 68 मिलते थे, अब 72 मिलते हैं। तो वो हमारी चीज़ क्या है, उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे रुपये, तो इसलिए उनके लिए चीज़ें जो हमारी चीज़ें वो खरीदते हैं, $1 देकर उनको 72 मिल रहे हैं, अब ज़्यादा रुपीज़ मिल रहे हैं। इसलिए उनके लिए हमारी जो चीज़ें हैं खरीदनी, हमारे देश से कोई भी चीज़ खरीदनी क्या, उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए उनकी चीज़ें, हमारे देश से कोई भी चीज़ खरीदना उनके लिए चीप है, सस्ता है। इम्पोर्ट्स डिक्रीज़ हो जाते क्योंकि इम्पोर्ट्स महंगे हो जाते, क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई भाई। पहले हम 68 देते थे, अब हम 72 पेमेंट करते थे, तो हमें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है $1 की, अगर हमें वहाँ से कोई चीज़ खरीदनी है तो। इसलिए हमारे इम्पोर्ट्स क्या होते, कम हो जाते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं आफ्टर डिवैल्यूएशन। तो एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी में हमें 3 चीज़ें लिखनी होती है। हमें मार्शल अर्नर की कंडीशन लिखनी होती है,
और उसके साथ साथ अभी बताते हैं आपको मार्शल लॉ की कंडीशन क्या होती है, प्लस हमें जे कर्व भी एक्सप्लेन करना होता है, एब्जॉर्प्शन अप्रोच भी हमें एक्सप्लेन करनी होती है। ये तीनों चीज़ें जब आप लिखते हो तो एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका। ये है मार्शल लर्नर की जो कंडीशन है, फिर जिसको इलास्टिसिटी अप्रोच भी कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं मार्शल लर्नर कि जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट है प्लस इंपोर्ट अगर लेस देन वन है, अगर ग्रेटर देन वन है, इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट और इलास्टिसिटी इंपोर्ट ग्रेटर देन वन, तो डिवैल्यूएशन सक्सेसफुल होगी। अगर आप अपनी करेंसी की वैल्यू कम करते हो, सक्सेसफुल होने का मतलब कि आपके बीओपी में इंप्रूवमेंट होने वाली है। अगर ये इक्वल टू वन है तो आपकी डिवैल्यूएशन का कोई इफेक्ट नहीं रहने वाला, बीओपी अगर आपका घाटे में तो घाटे में रहने वाला है। अगर ये लेस देन वन है, एक से कम है, तब अगर आप अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर देते हो तो क्या होगा, आपका बीओपी पहले घाटे में था और ज़्यादा घाटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर कुछ डायग्राम है। ये फर्स्ट वाला क्या दिखाता है कि इलास्टिसिटी जो एक्सपोर्ट की और इम्पोर्ट की अगर ग्रेटर देन वन हो, तो देखो डिवैल्यूएशन करने से पहले हमें इतनी रिसिप्ट्स मिलती थी, क्योंकि एक्सपोर्ट जब हम चीज़ें बाहर बेचते तो हमें उसके बदले में पेमेंट मिलती है, इतनी रिसिप्ट्स मिलती है। आफ्टर डिवैल्यूएशन हमें इतनी रिसिप्ट्स मिलती है, ठीक है। और ये क्या है, बिफोर डिवैल्यूएशन हम इतनी पेमेंट करते थे, आफ्टर डिवैल्यूएशन हम इतनी पेमेंट हमें करनी है। तो अगर हमें कम पेमेंट करनी है आफ्टर, पहले ज़्यादा पेमेंट कर देते हैं। अब इम्पोर्ट्स की, इम्पोर्ट वाला है वो एक्सपोर्ट वाला था, यहाँ पर एम है ना, डीएम, ये इम्पोर्ट्स के लिए, ये एक्सपोर्ट के लिए, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं जे कर्व की। जे कर्व क्या होता है, जे की शेप में होता है, यहीं से आपको बता देती हूँ। इसमें कहता है स्टार्टिंग में अगर आप डिवैल्यूएशन करते जाते हो तो आपका बीओपी और ज़्यादा घाटे में जाता जाता है। एक पॉइंट के बाद अगर आप डिवैल्यूएशन करते हो तो आपका बीओपी फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। बढ़ने का मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है, वो पॉजिटिव हो जाता है। जो घाटे में था वो फिर बैलेंस होके फिर पॉजिटिव आ जाता है। एब्जॉर्प्शन अप्रोच क्या होती है कि आप अगर अपने देश में कोई चीज़ बनाते हो, उसका डोमेस्टिकली कितना कंजप्शन करते हो। अगर आपने 10 चीज़ें बनाई, 10 की 10 चीज़ों का अगर आप अपने घर में यूज़ कर लेते हो तो एब्जॉर्प्शन क्या रहा, 0, तो बीओपी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। लेकिन अगर आपने 10 चीज़ बनाई लेकिन आप उसमें से 8 ही चीज़ कंज्यूम करते हो, 2 चीज़ों को बाहर क्या करते हैं हम, एक्सपोर्ट, बाहर बेचते हो, तो इससे क्या होगा, आपका बीओपी में इम्प्रूवमेंट आने वाली है। अगर इसका अपोजिट कर दिया जाए कि अगर आप 10 चीज़ें बनाते हो लेकिन आपकी कंज्यूम करने की क्वांटिटी क्या है, 12 क्वांटिटी है, तब क्या होगा, आपको 2 आइटम्स क्या होंगे, बाहर से इंपोर्ट करने पड़ेंगे। अगर हम इंपोर्ट करते, बाहर से आयात करते, तो इससे क्या होता है, बीओपी में घाटा बढ़ता है। लास्ट क्वेश्चन आपका, मॉनेटरी अप्रोच टू बीओपी इक्विलिब्रियम, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम के लिए मॉनेटरी अप्रोच क्या कहती है। तो ये अप्रोच मेनली दी किसने थी, मुंडेल और जॉनसन नाम के 2 इकोनॉमिस्ट ने ये अप्रोच दी थी आपकी। मुंडेल ने और जॉनसन नाम के 2 इकोनॉमिस्ट ने आपको ये अप्रोच दी थी, मॉनेटरी अप्रोच। इसमें मेनली हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई कर्व के बारे में। जहाँ पर डिमांड को सप्लाई को कट करता है, वहीं पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर हम उस इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर नीचे जाते हैं तो हम कैसे उसी पॉइंट पर वापस आए, इसमें मेनली यही बात है। इसमें मैंने कहा ना, ये मनी की डिमांड है, ये आपकी डिमांड फॉर मनी है, और ये सप्लाई ऑफ मनी है। जहाँ पर ये कट करते हैं वहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर यहाँ से हम ऊपर या नीचे कहीं पर भी शिफ्ट करते हैं, अगर मैं ई पॉइंट से एफ पॉइंट की तरफ मूव करती हूँ तो क्या होता है, मनी की सप्लाई ज़्यादा है मनी की डिमांड से, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका बीओपी डेफिशिएट होगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट और ज़्यादा घाटे में जाएगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखो मनी की सप्लाई हमारे इंपोर्ट से रिलेटेड होती है और मनी की डिमांड हमारी एक्सपोर्ट से रिलेटेड होती है। तो इसका मतलब क्या, हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा है और एक्सपोर्ट हमारे कम है, तो इसलिए बीओपी डेफिशिएट में जाएगा। पैसा हमारी कंट्री में आने की बजाय इंपोर्ट क्योंकि ज़्यादा है तो पैसा दूसरों के पास ज़्यादा जाएगा। इट मीन्स जो फॉरेन करेंसीज है उसका आउटफ्लो होने वाला, बाहर जाने वाला है। अगर मैं पॉइंट ई से पॉइंट पी की तरफ मूव करती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये मनी की डिमांड है और ये मनी की सप्लाई है, तो यहाँ पर एक सरप्लस है, मतलब मनी की डिमांड ज़्यादा है मनी की सप्लाई से। इट मीन्स एक्सपोर्ट्स हमारे ज़्यादा है इम्पोर्ट्स, इट मीन्स यहाँ पर बीओपी सरप्लस में है। पैसा बाहर जाने के अलावा, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा तो पैसा क्या होगा, हमारी कंट्री में आने वाला है, तो जो फॉरेन रिजर्व्स है उसका इनफ्लो होने वाला।
मेन इस थ्योरी में यही कहा गया है, एक बार आप डेफिशिएट दिखा दो, एक बार आप सरप्लस वाला दिखाओ, दोनों ही पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बस याद रखना कि जब हम मनी की सप्लाई की बात करते हैं तो हम इंपोर्ट से रिलेट करते हैं, मनी की डिमांड की बात करते हैं तो हम एक्सपोर्ट से रिलेट करते हैं। फिर आप देख सकते हो अगर हमारी इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम है तो बीओपी घाटे में जाएगा, पैसा सारा पैसा जितना भी कंट्री के अंदर है बाहर ही है, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे चीज़ें खरीद रहे हैं तो सामने वाले को पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर सरप्लस में जाता तो हमारे लिए बेस्ट रहता है। तो यूनिट सेकंड में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगर आप इनको शॉर्ट्स में कर लेते हो तो ठीक है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।